Hello everyone, I am Shitanshu Saurabh and I am welcoming you once again in a brand new episode of KD News. इस सेगमेंटेड फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें, आई होप इससे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा और आप इसको नोट डाउन करते चल रहे होंगे इन सारी न्यूज़ को, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने जा रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी प्रिसाइज एंड शॉर्ट फॉर्मेट में जो हम न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा, जिसमें आपको कुछ और टिप्स भी बताए जाएंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये सब अभी हम लोग करेंगे, बट मोर प्रिसाइजली अभी न्यूज़ पे स्टिक करते हुए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ केडी न्यूज़। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया एक 60 मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो पावर प्लांट, और इस हाइड्रो पावर प्लांट का नाम है ट्यूरियल हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि स्थित है मिजोरम में और मिजोरम की राजधानी आइजोल में। तो और ऐसा करने के बाद प्रधानमंत्री ने मिजोरम को उसका सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रदान किया है। इससे पहले मिजोरम में जो भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे या प्लांट्स थे, उनकी कैपेसिटी काफ़ी कम थी, तो ये अपने आप में एक बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट होगा। और ऐसा करने के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में त्रिपुरा और सिक्किम के बाद मिजोरम तीसरा ऐसा स्टेट बन जाएगा जो कि पावर सरप्लस में जाएगा, यानी कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वो पावर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अगर मैं इस हाइड्रो पावर प्लांट की बात करूं तो ये स्थित होगा ट्यूरियल रिवर पे, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है ट्यूरियल हाइड्रो पावर प्लांट। ट्यूरियल रिवर की अगर बात करी जाए तो ये बराक रिवर है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक इंपॉर्टेंट रिवर के तौर पे देखी जाती है। तो बराक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, तो उस ट्रिब्यूटरी ट्यूरियल रिवर पे ही ये हाइड्रो पावर प्लांट बेस्ड है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्यूरियल हाइड्रो पावर प्लांट। और ये पावर प्लांट 251 मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा एवरी ईयर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन 60 मेगावाट पावर कैपेसिटी है, नाम है ट्यूरियल हाइड्रो पावर प्लांट, लोकेशन इज मिजोरम आइजोल। नेक्स्ट न्यूज नेशनल सेगमेंट की, इंडिया की पोजीशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 60th है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ने दुनिया भर के 127 देशों की रैंकिंग जारी की है, और उसमें जो भारत को स्थान मिला है वो 60th पोजीशन हासिल हुआ है भारत को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया के सभी देशों को कुछ पैरामीटर्स पे जज करता है, और ये पैरामीटर्स हैं क्या? तो योर कैपेसिटी फॉर सक्सेस, जो भी आपने नए नए इनोवेशंस किए हैं उसमें आपको कितनी सक्सेस मिली है, उनका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, और जो भी आपका इनपुट है उसके रेस्पेक्ट में आपका कितने % आउटपुट जनरेट हुआ है। तो सक्सेस इन इनोवेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड योर इनपुट एंड आउटपुट रेशियो, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे इस रैंकिंग को जारी किया जाता है, जिसमें भारत को 60वां स्थान हासिल हुआ है। अगर मैं इस लिस्ट को टॉप करने वाली कंट्री का नाम बताऊं तो उसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। लास्ट ईयर से भारत की पोजीशन कुछ इंप्रूव हुई है। लास्ट ईयर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की पोजीशन 66th थी, तो उसके कंपैरिजन में इस साल भारत ने इंप्रूवमेंट दिखाई है और 60वीं पोजीशन हासिल की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज ऑफ दिस सेगमेंट, देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा उद्घाटन किया गया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदास, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं विश्व वेद सम्मेलन। तो विश्व वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 15 दिसंबर 2017 को, और वेन्यू था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ये वेन्यू था, ये दिल्ली में स्थित है। 15 दिसंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। विश्व वेद सम्मेलन में वेदों और मनुस्मृतियों में उल्लिखित चीजों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में शांति फैलाने को लेके और ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने को लेके और एक साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की तरफ बढ़ने को लेके चर्चा हुई, और ये 3 दिन तक चर्चा हुई है। वेन्यू आ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इन न्यू दिल्ली विश्व वेद सम्मेलन। नेशनल सेगमेंट की जो हमारी अगली न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम है कॉइनोम, इसको जारी कर दिया गया है। तो देश का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनोम, इसको जारी किया है मुंबई बेस्ड पेमेंट गेटवे जिसका नाम है बिल डेस्क। बिल डेस्क काफ़ी पॉपुलर पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, जिसको आपने काफ़ी दफ़ा यूज़ भी किया होगा। तो इस पेमेंट गेटवे ने
पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम है कॉइनोम लॉन्च कर दिया है। अच्छा, अब ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करेगा क्या? तो ये इसमें आप तुरंत इंस्टेंट केवाईसी के जरिए इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और रजिस्टर करने के ठीक बाद आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो या उनको खरीद सकते हो या उनको बेच सकते हो। तो ये काम करेगा ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जो कि भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट टाइम पे या अभी कॉइनोम में केवल बिटकॉइन या बिटकॉइन कैश, ये 2 क्रिप्टो करेंसीज में ही आप डील कर सकते हैं। लेकिन कॉइनोम ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ समय में वो 20 दुनिया भर की 20 नई क्रिप्टो करेंसीज जो कि पॉपुलर हो रही हैं धीरे धीरे, उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे वो लेके आएंगे। तो एज सुन एज पॉसिबल उसको देखा जाएगा, उसको लेके आएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज कॉइनोम, और इसको लॉन्च करने वाले जो पेमेंट गेटवे का नाम है दैट इज बिलडेस्क। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज इंटरनेशनल न्यूज। अगर मैं इंटरनेशनल न्यूज की फर्स्ट न्यूज की बात करूं तो श्रीलंका ने फॉर्मली एक सी पोर्ट हैंडओवर कर दिया है चाइना को 99 ईयर्स के लीज पर, और इस सी पोर्ट का नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। तो श्रीलंका ने 99 ईयर्स की लीज पर चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया है। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी लोकेशन क्या है चाइना श्रीलंका में, तो श्रीलंका के साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे ये लोकेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कनेक्टिविटी इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो अफ्रीका या एशिया के मिडिल ईस्ट पार्ट को अगर कनेक्ट करना है तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम्बनटोटा पोर्ट को ग्रैब करना। और अब अगर मैं बात करूं कि इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की या इसके डिफेंस लोकेशंस की, तो श्रीलंका ने मना कर दिया है कि वो ये पोर्ट चाइना को डिफेंस पर्पस के लिए नहीं दे रहा है, वो केवल और केवल ट्रेड एंड बिजनेस पर्पस के लिए चाइना इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इंडिया ने एक कंसर्न जताया था कि आप अपने किसी भी पोर्ट को दूसरे देश को भारत के अपोजिट में या भारत के अगेंस्ट यूज करने के लिए ना दें। तो श्रीलंका ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उसने कहा कि डिफेंस के लिए पर्पस से नहीं यूज होगा, ये ओनली फॉर ट्रेड एंड बिजनेस पर्पस। चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा है कि ये वन बेल्ट वन रोड जो ओबोर प्रोग्राम है चाइना का, ये उसका हिस्सा है जिसमें सिल्क रूट को चाइना फिर से डेवलप कर रहा है टू कनेक्ट चाइना विद 60 नेशंस ऑफ अफ्रीका एंड ईस्टर्न एशिया। तो वेस्टर्न एशिया या वेस्ट एशिया के और अफ्रीका के 60 कंट्रीज को चाइना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ओबोर प्रोग्राम के थ्रू, और ओबोर का ही एक हिस्सा बता रहा है चाइना हम्बनटोटा पोर्ट को भी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विच पोर्ट इज गिवन बाय श्रीलंका टू चाइना इज हम्बनटोटा पोर्ट, और कितने साल की लीज पे इसको दिया गया? तो 99 ईयर्स ऑफ लीज। इंटरनेशनल सेगमेंट की जो हमारी अगली न्यूज है वो है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर बिजनेस इन 2018 की एक लिस्ट निकाली गई है, और उस लिस्ट को टॉप किया है यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने। तो 2018 में ब्रिटेन दुनिया का सबसे अच्छा देश बन जाएगा जहां पर आप व्यापार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। इस लिस्ट को जारी किया है फोर्ब्स मैगजीन ने, और इस लिस्ट में दुनिया भर के 153 देशों को रैंक किया गया है, उनको मेजर किया गया है ऑन 15 डिफरेंट फैक्टर्स। तो 15 अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स पे 153 कंट्रीज को रैंक किया गया, जिसको टॉप किया है यूनाइटेड किंगडम ने। और यूनाइटेड किंगडम के बाद जो कंट्री है दैट इज इन सेकेंड रैंक इज न्यूजीलैंड, और थर्ड रैंक इज गिवन टू नीदरलैंड, हॉलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड हॉलैंड, ये 3 कंट्रीज ने टॉप किया है इस लिस्ट को। इंडिया की रैंक अगर बात की जाए इस लिस्ट में तो वो है 62nd, और लास्ट रैंक पे अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है चाड। तो चाड लास्ट रैंक है, इंडिया की रैंक 62nd। कुछ फैक्टर्स अगर मैं बताऊं कि जिन फैक्टर्स पे इस लिस्ट को निकाला गया है, तो वो प्रॉपर्टी राइट्स कि कितनी आसानी से आपको उस कंट्री में, उस देश में जाके प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल सकता है। रेड टेपिज्म यानी कि फाइलें आपके दफ्तरों में कितने समय तक रखी जाती हैं या कितना डिले किया जाता है। टैक्स स्ट्रक्चर क्या है वहां का, उस कंट्री का। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे कंट्रीज को रैंक किया गया, जिसको टॉप किया यूनाइटेड किंगडम ने। इंटरनेशनल सेगमेंट की हमारी जो अगली छोटी सी न्यूज है वो है दुनिया का पहला इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका आयोजन किया गया नेपाल के काठमांडू शहर में। तो दुनिया का पहला इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका आयोजन हुआ है नेपाल में और काठमांडू में। इस टूर्नामेंट में 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश, नेपाल और भारत। तो दुनिया का पहला
व्हीलचेयर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट एंड इन नेपाल काठमांडू। इंटरनेशनल सेगमेंट की हमारी अगली न्यूज है, नॉर्वे दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट जितने भी एफएम नेटवर्क्स हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं नॉर्वे में। और नॉर्वे ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इस साल की जनवरी में एक ट्रांजिशन शुरू किया था जिसमें वो सारे रेडियो चैनल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आने का प्रयास कर रहे थे। और अभी हाल फिलहाल में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है और उन्होंने नेशनल ब्रॉडकास्ट रेडियो स्टेशंस का पूरी तरह से क्लोज डाउन कर दिया गया। तो नॉर्वे फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि रेडियो ब्रॉडकास्ट को नेशनल लेवल पे पूरी तरह से बंद कर देगी। और ऐसा इसलिए भी किया गया है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले जाया जा सके और ऑडियो क्वालिटी को और अच्छी तरीके से इनहांस कर दिया गया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज एनवायरमेंटल न्यूज। इस सेगमेंट की जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया गंगा ग्राम प्रोजेक्ट, और ये लॉन्च किया गया 23 दिसंबर को नई दिल्ली में। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है गंगा ग्राम, ग्राम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गांव। तो नाम से ही क्लियर है कि ये गवर्नमेंट के नमामि गंगे मिशन का ही एक हिस्सा है। नमामि गंगे मिशन क्लीन गंगा मिशन है जो कि गंगा को पूरी तरह से साफ करने के दिशा में उठाया गया था। तो नमामि गंगा मिशन का ही एक पार्ट है दैट इज गंगा ग्राम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में गंगा के किनारे स्थित जो गांव हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनमें से कुछ गांवों को सेलेक्ट किया जाएगा और वहां के गांव वालों के ही एक्टिव पार्टिसिपेशन से वहां पे सफाई अभियान चलाया जाएगा, उन गांवों को डेवलप किया जाएगा और उन चुनिंदा गांवों को एक बेंचमार्क की तरह से सेट किया जाएगा बाकी के गांवों के लिए, जिसको वो गांव, बाकी के गांव उस मॉडल को ही फॉलो करके अपने गांव को भी स्वच्छ रख सके और उसको गंगा में भी, गंगा की सफाई अभियान में भी इससे मदद मिल सके। और उन सेलेक्टेड गांव को जिसको गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, उन गांव को ही नाम दिया जाएगा गंगा ग्राम। और ये कार्य पूरा करना है 31 दिसंबर 2017 से पहले। तो 31 दिसंबर 2017 से पहले इन गांवों को चुन के उनमें बहुत जोर शोर से सफाई अभियान की शुरुआत होगी और जिससे गंगा की सफाई अभियान में मदद मिलेगी। तो गंगा ग्राम प्रोजेक्ट इसमें सेलेक्टेड गांवों को डेवलप करके और क्लीन करके गंगा के सफाई अभियान में मदद प्रदान करने की योजना है केंद्र सरकार की। एनवायरनमेंट सेगमेंट की जो हमारी अगली न्यूज है वो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई एक कमेटी जो कि मॉनिटर करेगी एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन जो कि हाल के दिनों में दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना था, तो उसको मॉनिटर करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगे सीके मिश्रा, और इस कमेटी का नाम होगा सीके मिश्रा कमेटी। ये एक 7 मेंबर्ड कमेटी है और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस प्रपोज करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, जिस पे एक्ट किया जाएगा टू कंट्रोल दी एयर पोल्यूशन। सीके मिश्रा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में सेक्रेटरी के तौर पर अभी कार्यरत हैं, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी कार्य करेगी। तो अगेन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, विच कमिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू मॉनिटर द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम इन अ कंट्री, एंड दैट कमिटी इज सीके मिश्रा कमिटी। Moving on to our next segment that is defense news. डिफेंस सेगमेंट की जो हमारी पहली न्यूज है वो है इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच में एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है नसीम अल बहर। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को एक और नाम दिया गया है या इसको एक और नाम से जाना जाता है सी ब्रीज। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज की शुरुआत 1993 में हुई थी और ये जो इस साल एक्सरसाइज हुई है वो 11th एडिशन है इसका। तो इंडिया के नेवी और ओमान की नेवी के बीच का जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है नसीम अल बहर, जिसको हम सी ब्रीज के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सेगमेंट की जो हमारी अगली न्यूज है वो है इंडियन नेवी में एक नए शिप को कमीशन किया गया है जिसका नाम है INS तराशा, इंडियन नेवल शिप तराशा। ये एक फास्ट वाटर जेट अटैक शिप है और इसका कार्य होगा एक्सटेंडेड कोस्टल पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस। जो कोस्टल एरियाज में जो पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस के कार्य है उसको ये अच्छी तरीके से पूरा करेगी, क्योंकि ये फास्ट वाटर जेट अटैक शिप है, अपने आप में अनोखी शिप है
और इसका नाम है INS तराशा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विच शिप हैज बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी रिसेंटली एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस फंक्शन। नेम इज INS तराशा, फास्ट वाटर जेट अटैक शिप।